बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ के आखिरी मैच में शिकस्त देकर 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली। बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और मेरे ख्याल से इतने अगर आप कंपेरेटिवनेस चेक करें टूर्नामेंट की तो ओवरऑल सीरीज़ की कंपेरेटिवनेस तो अच्छी थी, लेकिन दूसरा मैच भी जिस तरीके से पाकिस्तान आखिरी ओवर में हारा और पहला भी हम जीत तो गए थे, लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि अगर आखिरी 8-10 रन ना होते तो पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अभी भी अगर आप आखिरी मैच में भी मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखें तो करीब करीब ही था। तो यही लगता है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान बिल्कुल एवरेज स्कोर जो था उसके पार चला गया। लेकिन जो हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि अब हम एवरेज जो पार स्कोर्स होते हैं उनके लिए नहीं हम खेल सकते, हमें 140-50 नहीं करना, हमें वो साइड बनना पड़ेगा जो कि 180 और 200 तसलसल के साथ करते रहेंगे। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। नोटेबल परफॉर्मेंसेज रही हैं। साहिबजादा फरहान एक बार फिर आउटस्टैंडिंग रहे और प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। लेकिन अगर आप साइम अयूब की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान रही, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साइन है। मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि शरफीन रदरफोर्ड को थोड़ा सा ऊपर उनको भेजना चाहिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। उन्होंने रन्स तो किए और टॉप ऑफ द ऑर्डर भी रन्स हुए, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक वो जो बीच का पैच है वहाँ पर थोड़े से ओवर्स जो हैं वो मिस कर जाते हैं। तो शायद अगर उनको फ्लोट कर दें 4 पर 3 पर कहीं जहाँ ज़रूरत हो तो शायद वो मुझे लगता है डिफरेंस बन सकता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल हिटर है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अब वनडे सीरीज़ की तरफ फोकस करना है पाकिस्तान के लिए। एक बुरी खबर ज़रूर है कि फ़खर जमान जो कि ये मैच भी नहीं खेल पाए, हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हैं, वो वनडे सीरीज़ से भी बाहर हो चुके हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि उनकी लाइकली रिप्लेसमेंट आती है कि नहीं। हम यहाँ पर तो एनालाइज कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल ये वक्त ही बताएगा कि कोई रिप्लेसमेंट हमें नज़र आती है कि नहीं। इसके बाद आपसे हमने बात करनी है लेजेंड्स क्रिकेट लीग के बारे में, जहाँ पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के लिए मायूसी ज़रूर है, ओवरऑल टूर्नामेंट में अनबीटन रहे थे जनूबी अफ्रीका, इस बार चोकर्स नहीं खिलाए। और अगर आप एबी डिविलियर्स की बात करें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कब ट्रॉफी जीतूंगा, तो आखिरकार मैंने अपने बच्चों के लिए ट्रॉफी जीत ली। तो मेरे ख्याल से बनता भी था। बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही जिस तरीके से उन्होंने बारी की। लेकिन इसके बरक्स ये ज़रूर है कि अब पाकिस्तान मज़ीद ऐसे किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम यूज़ करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, बल्कि अब NOC भी रोक दिया जाएगा। इस बारे में थोड़ी सी तफसीलात हम ज़रूर हमारे मेहमानों से हासिल करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसके बारे में क्या कहना है। उसके बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और भी कुछ खेल हैं जिनको शामिल करना है, जिनकी डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में बात करें तो बहुत सी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। वॉलीबॉल की अगर अभी रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान की जूनियर टीम ने 13वीं पोजीशन जो है वो अपने टूर्नामेंट में हासिल की। अपना आखिरी जो मैच था वो जीत गए वो। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वॉज एन ओके टूर्नामेंट। जब आपकी पहली आउटिंग होती है इंटरनेशनल स्टेज पर तो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अगर आप वेट लिफ्टिंग की बात करें तो 2 बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो आपका एक बड़ा एजाज़ है, जिसमें पाकिस्तान को वर्ल्ड मास्टर और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी हासिल हो चुकी है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आखिर में हमारा एक इंटरेस्टिंग सेक्ट ज़रूर होगा। डेली मैं और सना एक दूसरे के लिए एक स्पोर्ट पिक करते हैं, तो आज मैं वापस गया हूं और आज मैंने सिर्फ सना के लिए नहीं लेकिन सना और अवैस दोनों के लिए एक स्पोर्ट पिक की है, तो वो हम आपको शो के आखिर में ज़रूर बताएंगे। अब मेहमानों से आपको तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक सर, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आज आपने गुल्ली डंडा पिक किया हुआ है? मैं वेट कर रहा हूँ कि आपने बैग अभी तक नहीं खोला। मैं बहुत दिल बर्दाश्त हूँ। सुबह आया सुबह 11:30 बजे आया। नहीं, मोई शाह साहब इस बात की गवाही देंगे कि जब भी कोई रिश्तेदार बाहर से आता है तो पहला फोकस बैग होता है, वो नहीं होता। मेरा पहला फोकस शो था। और साथ ही साथ अभी ज्वाइन करें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो सबसे पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की बात करनी है। क्या शानदार सीरीज़ रही है, बड़ी कंपेटिटिव रही। तो इट वाज गुड टू सी कंपेटिटिव क्रिकेट फ्रॉम बोथ द टीम्स एज वेल। सना मीर साहिबा क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आई थिंक अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव्स काफ़ी रहे। ख़ास तौर पे अगर हम साहबजादा फरहान की बात करें, उनको लॉन्गर रन दिया गया, 3 मैच दिए गए, तो अच्छी उनकी फॉर्म नज़र आई, परफॉर्मेंसेस नज़र आई। साइम अयूब की 2 50s, इससे पहले सिर्फ ऑलमोस्ट 20 मैचों में शायद एक ही 50 थी उनकी, तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ कि उनको वो फॉर्म में आए, क्योंकि उनकी फॉर्म में आने से ज़रा कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाता है। तो आज जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था, क्रंच मैच था, आपको पता था
मस्ट विन मैच है, उसमें शाहीन भी नहीं थे, फ़खर भी नहीं थे, उसके बावजूद टीम जीतने में कामयाब हुई। तो ये छोटे छोटे पॉजिटिव्स होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो आप वर्ल्ड कप से पहले जब आप एक यंग टीम के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये बहुत मायने रखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा उस लिहाज से परफॉर्मेंस थी और शुक्र है सुफियान मुकीम को खिलाया गया और बड़ी ज़बरदस्त उनकी भी परफॉर्मेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट जेसन होल्डर की विकेट आज उन्होंने हासिल की, 20 रन दिए टोटल, एक काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच में, तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव नजर आया। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, सुफियान की ज़रा थोड़ी सी हम डिटेल में बात आज ज़रूर करेंगे क्योंकि ऑल दो अगर आपका विकेट्स का टैली इतना इंप्रेसिव ना भी हो, अगर आप कंटेन कर रहे हैं तो टीम को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मजीद इसमें गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे तो फिर सुफियान की बात करेंगे। मोई शाह साहब, डिसेंट सीरीज़, आई थिंक एक अच्छी सीरीज़ इख्तिताम को पहुँची। देखें अहमद, मेरा ख्याल है एंड रिजल्ट तो पाकिस्तान के फेवर में 2-1, could have been 3-0, बड़े इजीली पाकिस्तान should have been 3-0 बिल्कुल। और क्योंकि देखें जिस तरह आखिरी 5 ओवर में 60 उनको चाहिए था ऑन अ ट्रिकी विकेट, तो वो नहीं बनाने देना चाहिए था। बड़ी अच्छी बातें भी यहाँ पता लगी इस सीरीज़ में, कुछ पाकिस्तान के जो लूप होल्स हैं, वीकनेसेस हैं, वो भी खोल के सामने आई। एक अच्छी बात जिस तरह सना ने भी कहा, एक अच्छी बात यह है कि साइम अयूब वापस फॉर्म में आ गए। उनका फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी था, बड़े अरसे से वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे। और थोड़ा जो फरहान का हम कह रहे थे कि सब ज़्यादा फरहान का कि ये एक बहुत ही पोटेंशियल T20 क्रिकेटर है, फॉर गॉड्स है कि इसको रेगुलर आप एक्सपोजर दें, वो नहीं दिया जा रहा था। तो अभी जब भी दिया, देखें वहाँ पे आपको मैच जिता के दिया, अगेंस्ट बांग्लादेश जिता के दिया, फिर ज़बरदस्त किस्म की बारी एक ली और तीसरा मैच एक जिताने में बहुत बड़ा उनका हाथ है। ये तो अपनी जगह बड़ी अच्छी बातें हैं। फिर हमने थोड़ा अपनी वीकनेसेस थोड़ी देखी कि वो हसन अली, जिनको मैं काफ़ी अरसे से मैं कह रहा हूँ कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, इन पे फोकस ना करें आप, तो वो खुल के सामने आ गई कि जी पहले ओवर में ही उन्होंने, आप देखें क्या किया कि जी 17 राउंड रन्स दे दिए और वहीं से थोड़ा सा और उनको मतलब इजी उनके लिए टारगेट कर दिया। फिर उनका ओवरऑल दूसरे मैच में और तीसरे दोनों T20 मैचेस में आप उनकी बॉलिंग देख लें, उन्होंने कितना ज़्यादा रन्स दिए, किस तरह इजीली वो खेलेंगे, ये एक बड़ा है। फिर फ़हीम अशरफ की भी वो क्वालिटी नज़र नहीं आई, ना कि उनकी बैटिंग में नज़र आई, ना उनकी बॉलिंग में नज़र आई। तो ये चीज़ें जो सिलेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको ओवरकम करनी है वेल बिफोर दी वर्ल्ड कप, एशिया कप। अब तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पता है ट्राई सीरीज़ के लिए जाना है, एशिया कप होना है, फिर एशिया कप के बाद सारा इस सिलसिला चल जाना है। तो ज़रूरी है कि आप जो आपने एक कह रहे थे सलमान अली आगा भी के 25 प्लेयर्स को हमने फोकस किया हुआ है, वो कम करके आप 20 कर दें। अच्छा, आपकी बात बड़े वजन रखती है कि बर वक्त इन चीज़ों की निशानदेही हो गई है। अगर ये थोड़ा सा टूर्नामेंट में लेट जाकर होती, टूर्नामेंट से एंड पहले होती, तो हमारे लिए फिर चेंजेस शायद करना मुश्किल हो जाता। कुछ चीज़ें इसमें ज़बरदस्ती ज़रूर लगी हैं, मैं ज़बरदस्ती का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जिस तरह मोई शाह साहब ने कहा कि जगह नहीं बन पा रही थी। बट सैयद मोहम्मद अवैस, ओवरऑल सीरीज़ का इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं? शाहजी ने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक साइम अयूब का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। साहिबजादा को थैंक गॉड कंसिस्टेंटली मैचेस मिल गए, सुफियान मुकीम को हमने देख लिया, शाहीन वापस आए, आज बड़ा बोल्ड डिसीजन था कि उनको रेस्ट कराया गया। तो थिंग्स वर वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यार एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप एक बैकअप टीम की तरफ आप तैयार थोड़ा सा करें। इन बिशप की अगर आप बात सुन लें तो इन बिशप ने भी यहाँ तक बयान दिया है कि पाकिस्तान टीम नॉट हैविंग बाबर आजम, रिजवान का एक्सपीरियंस आपको पता रेस्ट दिया गया, तब भी जाके सीरीज़ जीतने में कामयाब हुई है। हम सबकी तो बात करें, लेकिन एक बॉलर की बात लाजमी करना चाहूँगा ऑलराउंडर की, वो है नवाज़ की, क्योंकि जिस एक साइकोलॉजिकल प्रेशर से वो गुजरा, आपको याद हो चाहे वर्ल्ड T20 उसके बाद परफॉर्मेंस के अंदर डिप आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है टीम के अंदर हमेशा, और उसने बड़ा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, एवरेज पे बात अगर करें 10 की एवरेज के साथ उसने खिलाड़ियों को आउट किया गया, 7 विकेट्स उसने ली थी। दैट शोज़ के वो एक इंपैक्टफुल प्लेयर आपके पास है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जिस तरीके से परफॉर्म करा विद द बैट, जब भी आप उसको डाउन द ऑर्डर भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन सुफियान मुकीम का जो एक वो चेंजिंग ओवर स्पेल था, जिस तरीके से उसने मिडल ओवर्स के अंदर जाके बॉलिंग करवाई है, दैट स्पीक्स कि उसके पास कितना नॉलेज इस वक्त है। हम बार बार ये बात करते हुए हैं कि यार उसको बाहर बिठाने का आखिर मसला क्या, बाहर बिठाते क्यों हो, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आप उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स पे आपको जो है वो एवरेज को रुकवा भी सकता है दूसरी टीम को, उसने करके दिखाया है। लेकिन अच्छी बात है साहिबजादा फरहान की जो फॉर्म लगी हुई है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद साइम अयूब की बात करें, बहुत अरसे के बाद आपको परफॉर्म करते नजर आए। पेस पैट्री की थोड़ी सी शाहजी ने बात की, कंसर्निंग साइन ज़रूर हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपकी पेस बैटरी आज सच आपको पीक पे नज़र नहीं आई। मुझे पता है बैकअप प्लेयर्स की बात करें, फ़हीम अशरफ आज भी फील करता हूँ ठीक है पैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन
अगर आप बात करें श्रीलंका वर्ल्ड कप के अंदर तो उनकी एज सच कोई जगह मुझे समझ में नहीं आती कि क्या, जब हुसैन तलत की हम बात करते हैं क्या इनकी भी बनती है नहीं बनती। मुझे पता है उनको एक एज अपनी पेस के ऊपर, स्पीडी फास्ट बॉलर हैं, कहीं ना कहीं बैटिंग में भी यूटिलाइज करते हैं। तो जो चीज़ें आपने सोचनी, एशिया कप आपका सर के ऊपर है, आपने खेलना भी उन कंडीशंस के अंदर है जहाँ पर स्पिन ज़्यादा डोमिनेट करेगी। तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के लिए मैं कहता हूँ एक अच्छा साइन पाकिस्तान के लिए, लेकिन नवाज के लिए कहता हूँ हैट्स ऑफ मुझे, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिटिसिज्म के साथ गुजरा है वो लड़का, उस साइकोलॉजिकल प्रेशर से वापस आके परफॉर्म करना, फिर मैं अपना मैन ऑफ द सीरीज होना, दैट स्पीक्स के नर्व पे आपने कितना काबू रखा था अपने। लेकिन वैसे अगर आप फ़र्क भी देखें, तीनों मैचेस की हम बात कर लेते हैं। इससे मैंने कहा आखिरी ओवर तक तो पहुंच गए, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान वाज जस्ट ओवर द लाइन, तो वो 15-20 रन का फ़र्क ही लगा। कहीं 10 रन कम होते या एक्स्ट्रा ज़्यादा दे दिए होते तो मैच निकल जाता आपके हाथ से। देखिए ये तो मैंने कहा ना कि जहाँ पर आपकी बैटिंग ने क्लिक किया है थोड़ा सा, अगर बिक्सन मैच की बात करूँ, हारिस पे भी बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा था कि यार उसको एक बॉल उसको जो मिली उसने छक्का मारा था स्क्वायर लेग के ऊपर, तो वो बात हो रही थी कि यार नहीं अपना ये ओपन करना चाहिए, इसको ऊपर खिलाना चाहिए, आप बहुत नीचे खिला रहे हो। बहुत सी मिक्स एंड मैचेस चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर इन विकेट्स के ऊपर देखूं स्कोर जो सा, आई गेस ये नहीं कह सकते कि सेफ स्कोर था, यू हैड टू गो फॉर मोर, क्योंकि T20 वेस्ट इंडीज़ के अंदर आप बात करें, जैसे हम बात करें रुदरफोर्ड की बात कर लें, मिडल ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं आपको वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आती है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में, जहाँ पर थोड़ा सा स्पिन परचेज आपको मिलता है। वैसे तो उनकी आपको पता है फ्लाई बॉन्सी उनकी बैटिंग ऑर्डर के अंदर है, पेस बैटरी को टैकल करना जानते हैं वो। पाकिस्तान को थोड़ा सा एक जेन में रखना पड़ेगा, दिस वाज नॉट द स्कोर। जब आप बैटिंग लाइनअप आप देखते हो जो परफॉर्मेंसेस आपकी चलती हुई हैं, अगर वही बात मैं सोचता हूँ कि अगर साहिबजादा फरहान ना परफॉर्म करते, ऊपर से अगर साइम ना परफॉर्म करता, तो मिडल ऑर्डर में क्या इतनी थी कि सस्टेनेबिलिटी, जब रिजवान नहीं थे कि वो अपना जो एक प्रेशर जो इनहेल करते हैं वो कर सकते। लेकिन अच्छी बात है हसन नवाज की बात करें, वो परफॉर्म कर रहा है, आपको एक वो चौथे पांचवें नंबर की जो एक गैप पोजीशन है वो फिल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको शायद मैं कहता हूँ एक स्टेबिलिटी वाला एक बैट्समैन बीच में चाहिए जो कि स्टेबलाइज इनिंग्स को कर लेकर ही आएंगे, आपने फैसला कर लिया, आपने लेकर ही आना है वापस। यार मैं फिर वो कहूंगा शायद दोनों एग्री भी करें, सीनियर्स बैठे हुए हैं, बाबर और अगर रिजवान की बात करें एक खेलेगा, मैं मतलब बाबर की तरफ जा सकता हूँ। चेयरमैन के साथ लंच डिनर पे भी बात करना शुरू हो गए, मतलब इतनी आपने कीन आई रखी हुई है। वो लंच था डिनर था भी मुझे मिक्स ही था मुझे लग रहा है बीच में। मिक्स ही था, लेकिन अच्छी बात है एटलीस्ट आपको सम कन्वर्सेशंस चल रही हैं। देखिए एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस से पूछते भी हो, टीम आपकी यंग है, आपने एशिया कप खेलने जाना है, आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, लेकिन दोनों जो आपने खेलने टूर्नामेंट्स वो खेलने स्पिनिंग। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ टाइमली ले आए, ये ना हो कि अब उस मौके पर लाएं जहाँ पर फिर एडजस्टमेंट्स ना बन पा रही हो, हम कंफ्यूज हो जाएं। एक साहब ऑलरेडी हैं जो शोल्डर इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, उन्होंने भी वापस आना है, तो बहुत सारे ये सवालात जो हैं। अब थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल बात करते हैं, फिर मजीद भी टॉपिक शामिल करेंगे। सुफियान मुकीम, आई थिंक टेक्निकली लेट्स एनालाइज दिस कि समटाइम्स आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो विकेट बेशक ना ले लेकिन आपको रन्स के लिए चोक कर दे। इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम हैव डन दैट विद द लाइक्स ऑफ कुलदीप यादव। देखिए सुफियान मुकीम जिस तरह के प्लेयर हैं, आप विकेट से भी उनको ज़्यादा दूर नहीं रख सकते, क्योंकि वो बॉल को दोनों तरफ स्पिन कर सकते हैं। ही आस्क क्वेश्चंस, फ्लिपर उन्होंने बड़ा अच्छा डेवलप कर लिया। पहले उनका लेग स्पिन और गूगली आप देखते थे, अभी फ्लिपर जो शूटर है वो भी बड़ा अच्छा, जिस पे आज उन्होंने होल्डर को आउट किया, तो एक कंप्लीट बॉलर वो नज़र आते हैं। ओवरऑल उनका जो कंट्रोल है वो भी काफ़ी डिसेंट है। इस एज में आप जब लेग स्पिन करते हैं तो इतना अच्छा, काफ़ी अच्छा उनका कंट्रोल नज़र आता है। तो इस तरह के बॉलर का बड़ा ज़रूरी है। इनके रोल चेंज होंगे ज़रूर विद इन मैचेस, विद इन ऑपोजिशन, डिफरेंट ऑपोजिशन को, पर जनरली आप जो रिस्ट स्पिनर होता है आपकी कोशिश होती है उसको आप विकेट टेकर के तौर पे यूज़ करो। आज सिचुएशन ऐसी बन गई थी और वो बॉलिंग भी ऐसी करा रहे थे कि डॉट बॉल्स भी काफ़ी कराने में कामयाब हुए, बट जनरली आप उसको एक अटैकिंग ऑप्शन की तरह यूज़ करते हो। और लेकिन उन्होंने आज बहुत ही इकनॉमिकल बॉलिंग कराई, जिसकी वजह से भी दूसरी साइड से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है, दूसरे बॉलर्स को विकेट्स मिल जाती हैं, तो बड़ा क्रूशल होता है इस तरह का बॉलर। इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार बात करते हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट स्पिनर, स्पेशलिस्ट बैटर की अपनी एक जगह है T20 क्रिकेट के अंदर, ऑलराउंडर्स की अपनी एक जगह है। हम कभी भी एक को दूसरे से जब रिप्लेस करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो प्रॉब्लम आती है, आपकी टीम का बैलेंस आउट हो जाता है। इसलिए अच्छी बात है साइम का भी टीम में होना, कि उसकी वजह से एक आपको 2 ओवर निकाल देता है कोई प्लेयर, बट स्पेशलिस्ट स्पिनर एक तो लाजमी आपकी 11 में खेलना चाहिए, ताकि जो आपको पता हो कि जिस वक्त विकेट लेने जानी है हमारे पास एक प्योर वेपन मौजूद। अच्छा, कुछ एस्थेटिक्स बड़े ज़रूरी होते हैं, हम विजुअली चीज़ों को परसीव करने की कोशिश करते हैं। कप्तान ने जो उनके ऊपर वेट थ्रो किया आज, और ख़ास तौर पर गले भी लगाया, फिर ट्रॉफी लेने भी भेज दिया, ये किस चीज़ का अंदेशा था? देखिए ओवरऑल जो मुझे सलमान अली आगा की अच्छी बात लग रही है ना, उनको लीडरशिप की समझ है। लीडरशिप का काम ही, एक लीडर का काम ही होता है कि उसने अपने इर्द गिर्द लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है,
उनको कॉन्फिडेंस देना, और वो सिर्फ एक या दो लोग नहीं होंगे, वो टीम का हर मेंबर, नया से नया मेंबर और सीनियर से सीनियर मेंबर। हम भूल ही जाते हैं कि शायद सीनियर्स को भी कॉन्फिडेंस की या इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। हर प्लेयर को, जो भी टीम में खेल रहा होता है, हर एक को ज़रूरत होती है उसको बैक किया जाए, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, जब वो अच्छा करे उसकी तारीफ़ हो, जब उससे गलती हो तो उसको बताया जाए, उसको एक मौका दिया जाए उस गलती को ठीक करने का। तो ये चीज़ें सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अच्छी चीज़ ओवरऑल नज़र आती है। आज भी अगर आप देखें तो बैटिंग पे नहीं आए, जब 16 ओवर में पहली विकेट गिरती है तो वो हसन नवाज़ को भेज देते हैं, फिर हारिस को भेज देते हैं। तो यहाँ से नज़र आता है कि इनसिक्योरिटी नहीं है। सो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है कि जो सलमान अली आगा और कोच की आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बड़ी अच्छी नज़र आती है। एट टाइम्स कप्तान करना भी चाह रहा होता है, पर अगर उसको कोच पे एतबार नहीं है कि मैं बाहर बैठा तो ये मुझे बाहर ही कर देगा, तो वो कर भी नहीं पाता है। सो ये मैं आपको सीरियस एक बात बता रही हूँ कि ये बड़ा जो आपकी सिनर्जी है एज ए कैप्टन, एज ए कोच, अगर वो अच्छी होती है ना तो पूरी टीम को उसका फ़ायदा होता है, और अगर उसमें मिसट्रस्ट होता है तो फिर पूरी टीम को उसका नुकसान। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मोहित शाह साहब के कमेंट जल्दी से ले लूँ, फिर हमने और भी मज़ीद टॉपिक शामिल करने हैं। मैं जब वर्ल्ड कप T20 के बारे में सोचता हूँ, ट्रॉफ़ी के बारे में सोचता हूँ, और मेरा दिल करता है कि ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आए, और फिर मुझे याद आता है कि हमने सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं, और फिर मैं सुफियान मुकीम को देखता हूँ। तो ये बड़ा कनेक्ट होती हैं ये सारी चीज़ें। देखिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हों। एक तो मैं समझता हूँ सुफियान मुकीम है और वो होने भी चाहिए। ज़रूर इस पूरे बड़ा ज़बरदस्त सीरीज़ में बॉलिंग की, हालांकि अभी भी फ्लाइट जो वो कम देते हैं। देखिए एक स्पिनर जो होता है वो जब डिस्गाइज करता है या बैट्समैन को प्रॉब्लम में डालता है या विकेट्स ज़्यादा लेता है, विकेट न लेने की एक वजह ज़रूर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंटेन किया है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, लेकिन ये और भी बेहतर हो सकती है और वो विकेट टेकिंग स्पिनर बन सकते हैं फ्लाइट को ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करके। वो इनकी कमी मुझे नज़र आई है, और वो अगर हो जाए इनमें और तो ये मेरा ख्याल है ये मैच विनर किसी टाइम भी और किसी जगह पे भी हो सकते हैं। और दूसरा, जब हम आपने श्रीलंका की बात की, बड़ा ज़रूरी है श्रीलंका में कि आपके पास चलें आपके ऑलराउंडर जो हैं, स्पिनर हैं, साइम अयूब की तरह, सलमान अली आगा की तरह, वो तो ठीक हैं। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर, अगर और कोई नहीं है तो सुफियान मुकीम और नवाज़, जिस तरह नवाज़ ने इस पूरी सीरीज़ में ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, मैं यही कहता हूँ कि वहाँ भी इनका जो है ना, वहाँ भी ये बड़े इफेक्टिव रहेंगे। और ज़रूर ये इसी लाइंस पे सोचना चाहिए। और हमने ना सिर्फ श्रीलंका में हमें इनकी ज़रूरत है, बल्कि अच्छे सीमर की भी ज़रूरत है। और सीमर की जो आपकी पावर है उसको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये जो आप हसन अली को और फ़हीम अशरफ को दोबारा मैं कहूँगा लेके चल रहे हैं, इन्होंने इतना आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करने। मैं फिर तौसीक़ करता हूँ ज़बरदस्ती, मैं खुद भी कहूँ ना, देखें ना, एक तरफ आप कंपेयर करें थोड़ा सा, चले अब्बास अफरीदी से कंपेयर करें आप हसन अली को या फ़हीम अशरफ को करें, मेरा ख्याल है फ़र्क है। फिर सलमान मिर्ज़ा की बात करता हूँ मैं, वो बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं, उनको भी खिलाएं, थोड़ी सीरीज़ खिलाएं। वो ऑस्ट्रेलिया तो जा रहे हैं टॉप एंड T20 सीरीज़ खेलने के लिए, लेकिन उनको यहाँ भी अपने साथ इर्द गिर्द रखें। उनकी बॉल में जो एक क्वालिटी है वो इतने ज़्यादा ज़रूर 140 के राउंड कर सकते हैं बॉल। एंड आई थिंक सर बड़ा आइडेंटिफाई करके नसीम शाह ने भी फिट होकर वापस आना है। जी नसीम शाह ने भी आना है। तो ये सारा एक कंपटीशन थोड़ा सा कराएं ताकि हमें भी पता चले। आप ट्राई सीरीज़ में किसी को थोड़ा बहुत मौका दें, किसी को फिर एशिया कप में मौका दें, ताकि खासकर ये जो 4-5 आपके जो ग्रुप के खासकर ये पेसर्स बनते हैं, उनमें हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए। और बेस्ट क्वालिटी हमें श्रीलंका की पिचेस के लिए चाहिए, क्योंकि हमने तो सारे मैचेस श्रीलंका खेल लिए हैं। हम अगर सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, वहीं खेलना हमको। तो उसके लिए बेस्ट आपको जो प्रीवियसली और एक दफ़ा पहले भी बात हमने की थी, बड़ी दफ़ा बात की थी, कोई ऐसा अगर हो सकता है कि श्रीलंका में कोई एक आध सीरीज हो सकती है, किसी तरह कोई T20 4-5 मैचेस हो सकते हैं, तो काफ़ी आपको समझ आ जाएगी कि क्या हमें कमी है, अभी कहाँ पे हमने काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो गैप्स हैं उनको किस तरह फिल करना है हमने। और उसके लिए अगर हम कर सकते हैं तो फिर बहुत मेरा ख्याल है एक विनिंग कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ऐसी। और आपको एक और चीज़ भी सोचनी पड़ेगी कि उन श्रीलंकन विकेट्स के ऊपर आपको सिर्फ पेसर्स नहीं चाहिए, आपको वेरिएशन का भी इस्तेमाल करना है। तो आई थिंक वो बड़ा एक हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन मजीद कुछ चीज़ें शामिल करनी है। अगर लेजेंड्स क्रिकेट लीग की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन सैयद मोहम्मद अवैस साहब की बातें जनूबी अफ्रीका ने सुन ली हैं। व्हाट अ ईयर टू बी टेस्ट चैंपियन and to be champions of the Legends Cricket League as well। ये बकरे ज़िबा करके गए थे, सदके वाले बकरे, लेकिन उन यार तक पहुंच गए, मुझे लग रहा है उन तक पहुंच गए। लेकिन आई गेस वो आसिफ अली वाला जो कैच था
उसके ऊपर आपको पता है बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, चाहे वो हफीज़ की बात करें, हीट डिबेट भी लगी रही एबी डिविलियर्स के साथ। मैंने वैसे डिविलियर्स को अभी इतना गुस्से में देखा नहीं जो उस दिन लग रहे थे आपको, आई गेस वो कैच था अगर आप उसको प्रॉपर रिव्यू भी करें। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स, आप पूरे अगर टूर्नामेंट की उठा के बात देखें तो जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने परफॉर्म किया, और यहाँ तक बात अब होती है कि यार रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत क्या थी। 60 गेंदों के अंदर जाके 120-128 स्कोर करना, वो एक स्ट्राइक रेट को मेंटेन, फिर जेपी डुमिनी आके बीच में स्कोर करते हैं, तो दैट शोज़ कि यार साउथ अफ्रीका का बैड लक रहा है पूरे बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस वही है। लेकिन अगर उस टूर्नामेंट की बात करें, थोड़ा सा इन टच रहे टीम के साथ, तो ज़्यादा चाम आपको पता है वो जो पाकिस्तान इंडिया वाला जो क्लैश था उसकी वजह से रहा, सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेटली ना हो सका वो, लेकिन पाकिस्तान स्टार्स की वजह से ज़्यादा आपको वहाँ पर एक्साइटमेंट नज़र आती थी, ज़्यादा जैम पैक आपको नज़र आए। लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझता है जो चीज़ें अब वो NOCs वाले मामला हैं कि आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो प्लेयर्स को। हमारा फिर मैं कहता हूँ कि उसके अंदर बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जब ये NOC वाली बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। अब रुकावटें नहीं आ रही, जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिकली मैं कहता हूँ कि जानबूझ के आइसोलेशन करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से, कुछ ना कुछ मामला हो रहे हैं। सो आई गेस टूर्नामेंट्स को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब देखना पड़ेगा। आपके प्लेयर्स हैं, रिस्पेक्ट होती है, सारे मामला हैं, लेकिन आफ्टर ऑल परफॉर्मेंसेस की बात करें अच्छी रही हैं। लेकिन एबी डिविलियर्स या हाशिम आमला की बड़ी इनिंग्स नहीं देख सके क्योंकि आज सच को बड़ी इनिंग्स इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन डिविलियर्स है यार, सीरियसली कहता हूं कि रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए थी। आई थिंक कंटिन्यूज टू डिफाई एवरीथिंग। अगर आप बात करें एबी डिविलियर्स की, सना मीर, व्हाट अ कैरेक्टर फॉर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एबी डिविलियर्स। देखिए वही बात है, उनको देख के जिस वक्त उन्होंने रिटायरमेंट ली भी थी तो सारे बड़े उदास थे, फिर उनकी रिटायरमेंट की वापसी का बड़ा इंतज़ार था सारों को। और हम बात अक्सर स्पोर्टिंग कल्चर की करते हैं, तो साउथ अफ्रीका में फ़िटनेस का जो कल्चर है उनके, अगर आप प्लेयर्स की फ़िटनेस अभी भी देखें, एबी डिविलियर्स अभी भी आधे से ज़्यादा टीम्स की 11 में आ सकते हैं इस वक्त करंट जो टीम्स खेल रही हैं इंटरनेशनल सर्किट पे। तो उनका वो फिटनेस उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हर बंदा जिम जाता है, हर बंदा रनिंग करता है, वो अपने आपको फिट रखते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी खेलते हैं, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इवन दो कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेले, जो हमारी पाकिस्तान की टीम गई हुई थी, जो प्लेयर्स गए हुए थे, पूरा टूर्नामेंट वो बड़ा अच्छा खेले। पर जब आप कोई इस तरह की इनिंग्स खेल देता है ऑन अ डे, तो फिर किसी भी टीम के बस में नहीं होता उनको रोकना। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आई थिंक खेला है। और हमें पाकिस्तान के अलावा अगर किसी की जीतने की खुशी होती है तो वो साउथ अफ्रीका ही होता है अक्सर, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, बट अब क्या कह सकते हैं, बट इनिंग्स बहुत अच्छी। लेकिन यू कैन फील द पेन दैट जनरेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैज बीन थ्रू। वो यही कह रहे थे कि मेरे बच्चे पूछ रहे थे कब ट्रॉफी उठाएंगे, और वहाँ पर उनकी वो सेलिब्रेशन भी हमारी बोट वाली सेलिब्रेशन उन्होंने कर दी। तो देखिए बच्चों को तो नहीं पता कि अब वो लेजेंड्स लीग है या वर्ल्ड कप है, बच्चों के लिए यही बड़ी बात है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको सक्सेस मिली और वो उधर वहाँ पे हिस्सा थे, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम कि वो परफॉर्म कर सके। और अच्छी चीज़ है, इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि प्लेयर्स को वापस अपने उस टाइम को भी रिलीव करने का मौका। लेकिन व्हेन यू गो बैक और आप उन प्लेयर्स को सोचती हैं तो हमने कितनी ज़बरदस्त टीम साउथ अफ्रीका की देखी। They've been unlucky, सिर्फ एक ही लफ्ज़ है कि अनलकी रहे हैं बस वही बात है, अनलकी रहे, मेंटल ब्लॉक रहा है, जो कि अंडर बबूमा जो है, लॉर्ड बबूमा उसके अंडर जाके टूटा है, और बड़ा ज़बरदस्त टूटा भी किधर है, लॉर्ड्स में टूटा है। तो आई थिंक हर चीज़ का एक टाइम होता है। टूटा भी किसके खिलाफ टूटा है? ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ। लेकिन स्टाइल भी उसका मजे का था जो वीडियो थी। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अभी, क्योंकि एक साउथ अफ्रीकन हमारे पास ट्रेनर भी मौजूद है, उनके साथ बात हो रही थी, तो जो उनकी अंडर 17 जो स्पोर्ट्स, जस्ट नॉट क्रिकेट, डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे थे कि इतना हमने स्कूल के अंदर कर दिया, क्रिकेट तो हो ही रही है, आपको पता है आइसोलेशन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया, डोमेस्टिक पे अपने काम किया, अनफॉर्चुनेट हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया था। उनकी जो अंडर 17 की लॉट है उसको इतना ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए रग्बी के अंदर डाल रहे हैं कि वो फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कि वो मुझे बता रहे थे कि अंडर 17 कैटेगरी जो अंडर 16 उनकी स्टार्ट होती है, वहाँ से हम उनको रग्बी लाजमी खिला रहे हैं, बेशक वो क्रिकेट का हो क्यों ना हो। उनके बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अंडर 19 के स्लॉट के अंदर हैं क्रिकेट में, आज वो रग्बी भी खेल रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, ये आई थिंक मल्टी स्पोर्ट जरूरी है, मल्टी स्पोर्ट देयर वेरी नेसेसरी। आप अगर मॉडल्स की बात करें तो पूरी दुनिया में आपको ऐसे ही स्पोर्ट्समैन मिलेंगे जो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। हमने भी इस फिलॉसफी पे काम किया है कि क्रिकेट कोचेस को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने फुटबॉल भी खिलाई, उसकी भी मैनेजरियल ड्यूटीज हम कराते रहते हैं। वी कीप ऑन डूइंग स्टफ लाइक टॉपिक चेंज करो। नहीं मैं तो हैरान हो रहा था, इतना मतलब टैलेंट। देखो उनके लिए वाह मुझे बीच में भी लेके आप, मैं तो ये हैरान हो रहा था कि कितना टैलेंट है कि कहीं की भी बात हो रही हो आप ले आते हैं अपनी तरफ, तो फिर ये तो ऑटोमेटिक आई है। मैं नहीं लेके आया। लेकिन जी शाह जी आप, लेकिन मैं साथ चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए हमें
बाकायदा अब आगे मुस्तकबिल की पॉलिसी भी बता दें कि क्या फैसला कर लिया देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले तो मैं ये जो वर्ल्ड कप और वर्ल्ड लीग फॉर लेजेंड्स हुआ जो भी, ये मिसमैनेज था, टोटली मिसमैनेज था। कोई इस तरह नहीं करता। मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने इस पर पैसा लगाया, इस तरह कोई भी नहीं करता कि बाकायदा जब आप कोई टीम्स रखते हैं तो उनसे पहले आप पूरा उनसे गारंटी लेते हैं कि कहीं भी मैच आपको किसी के साथ खेलना आएगा, आप वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, वो खेलेंगे। इन्होंने गारंटी नहीं ली। इनका मेरा ख्याल है पहले से ही मकसद डिफरेंट था। ये ऑर्गेनाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, इनका मकसद डिफरेंट था और वो चीज़ रियलाइज़ कर गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपको मैं बिल्कुल अंदर की खबर ये देता चलूँ कि जब इंडिया ने पुल आउट किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको कह दिया था कि आपने नहीं खेलना, आप वापस आ जाओ और आपने नहीं खेलना। फिर कुछ ऐसे हमारे जो पुराने लेजेंड्स हैं, सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं, उन्होंने जी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया हाई अप्स को और हर जगह कि जी खेलने दें और ये कम से कम ये वाला जो है ये तो वर्ल्ड कप आप हमें पूरा खेलने दें, बाद में हम जिस तरह आप करेंगे। वो वहीं से ख़त्म हो गया था किस्सा कि इनको नहीं खेलने देना चाहिए और ये मकासद कोई और हैं और मकासद कोई गलत वेस्टर्न इंटरेस्ट इसमें शामिल है। तो वो फिर उसकी वजह से उनको दरमियान में नहीं रोका गया और उनको खेलने दिया गया। देखें, आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट, आपकी अपनी रिस्पेक्ट एज ए लेजेंड पैसे से बहुत आगे है। आपको अगर 30-40 हज़ार पाउंड मिल जाता है तो आप अगर उसको मतलब है कि उसका फ़ायदा कुछ नहीं, उल्टा नुकसान अगर आपको आपके क्रिकेट को हो रहा है, आपके नाम को हो रहा है, आपके मुल्क को हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बहुत मैं कहता हूँ कि इनको भी रियलाइज़ करना चाहिए था। मैं ये लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ, पुराने क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, इनको ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए था कि ये या तो पहले कोई ऐसी गारंटी लेते कि इंडिया, उनको पता था इस पूल में है, राउंड रॉबिन लीग है, सबके सामने है, हमने उनके साथ खेलना है, कोई ऐसी पहले कंफर्मेशन लेते क्या इंडिया ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं करनी या कोई इस तरह के चीज़ें आपने शायद आपने भी पढ़ी हो जो प्रेस रिलीजेस वहाँ से आई हैं और वहाँ की मैनेजमेंट से जो आई हैं, वो कभी ऐसे इवेंट में ये प्रेस रिलीजेस नहीं बनाई जाती जिसमें हर कंट्री का इंटरेस्ट, हर मुल्क का इंटरेस्ट और हर प्लेयर की एक इज्जत होती है। ये सारे प्लेयर जो आप वो 2-3 प्रेस रिलीजेस के ना, वो बड़ी डेंजरस है। आखिरी वाली में तो मुझे लग रहा था इंडिया की पीआर कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है ना, इसका मतलब है मकासद कुछ और थे। तो बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं बिल्कुल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस डिसीजन के साथ हूँ और बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ, हेल्प करता हूँ कि कभी भी इनको ऐसे किसी इवेंट में ना खेलने दिया जाए जिसमें इस तरह की हरकत हों, इस तरह के जिस तरह में आउटकम उसका निकले। और बिल्कुल एनओसी देख के देना चाहिए और बहुत अच्छा फैसला किया है और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि आइंदा कोई भी ऐसा टूर्नामेंट हो किसी किस्म को, पहले हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे, फिर हमें इजाज़त देनी समझे का बेहतर है, इजाज़त देनी है तो देंगे वरना नहीं देंगे। अच्छा, ये वन पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान का नाम नहीं अब आप यूज़ कर सकते। ये भी नहीं, साथ देखिए, पाकिस्तान का नाम आप अगर किसी फ़र्ज़ करें किसी जगह जाके खेलते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपने एनओसी लिया है, इनसे परमिशन ली है पाकिस्तान, फिर तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। वरना आप किसी चलें कहीं जाके आप छोटी मोटी लीग खेलते हैं तो वो आप तो खेल सकते हैं, लेकिन वो भी एनओसी के। ये तो अब क्लियर है। 2 साल पहले वैसे हो गया था कि जो ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिटायरमेंट के पैसे लेते हैं और एक उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तलक है, वो भी एनओसी लेंगे और एनओसी लेना भी चाहिए सर। मतलब ये तो नहीं है कि आपको कोई पैसे की ऑफर करता है आप उठ के दौड़ते जाएं विदाउट रियलाइजिंग कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। ये इस तरह नहीं होता। और क्रिकेटर्स को भी मैं कहता हूँ इन्होंने अपनी जीतना हारना वन साइड, वो अपनी एक तरफ होता है, लेकिन इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट थोड़ी गवाई है, इन्होंने कोई अपनी रिस्पेक्ट एनहेंस नहीं की इन लेजेंड्स बाय वर्च्यू ऑफ दिस टूर्नामेंट आई थिंक। बट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स मेरे ख्याल से ये सीरियस क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप स्केजुलिंग कर रहे हैं टूर्नामेंट की, आपको सब पता है क्या होने वाला है, एट द एंड यू कैंट जस्ट डू इट, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ज्यादती फैंस के साथ हुई है। बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था। बाकी भी जो चीज़ें जो उनकी नज़र आ रही थी, खाली यही चीज़ नहीं, जिस तरह की जो क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स और बाकी चीज़ें भी कुछ देखी, वो कोई इतनी हाई क्लास नज़र नहीं आई थी। जब आप लेजेंड्स को बुला रहे हैं तो फिर हर तरह का इंतज़ाम भी वैसा होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि इस तरह की जो प्रेस रिलीज़ की बात है, बहुत ही वीक प्रेस रिलीजेस, हाईली इन फेवर ऑफ इंडिया, बिकॉज मेजॉरिटी ओनर्स आपके उसमें इंडियंस थे। तो आप एक स्पोर्टिंग फील्ड पे इस तरह की चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं जो कि स्पोर्ट्समैनशिप के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो बहुत ही वीक प्रेस रिलीजेस थी, जिन्होंने भी लिखी, जिन्होंने भी उसको आगे किया,
बहुत ही उसमें मुझे वीकनेस नज़र आई और बिल्कुल कोई प्रोफेशनल तरीका नज़र नहीं आया, बजाय कि आप सही बात को करते ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए शायद आप इस लीग को कंटिन्यू भी कर लेते, क्योंकि कल को कोई भी मुल्क किसी भी टीम से खेलने से मना कर देगा तो आप कैसे टूर्नामेंट्स कराएंगे। तो ये बहुत ही मुझे वीक ओवरऑल जो मैनेजमेंट इनकी लगी वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगी। बाकी कुछ इंटरव्यूज़ भी उनके देखने में जो आए बहुत ही अनप्रोफेशनल किस्म की चीज़ें उसमें नज़र आई। जहाँ तक एनओसी की बात है उसका तरीक़ेकार बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे शाजी जो बात करें, हम तो लड़कियाँ तो कोई पेंशन या किसी उसकी मोहताज नहीं है, मतलब है ही नहीं, बेचारों को मिलता ही कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके करंट प्लेयर्स हैं उनको एनओसी अक्सर टाइम पे नहीं मिल रहा होता, टूर्नामेंट गुजर जाता है और एनओसी पड़ा रहता है पीसीबी के पास और नहीं मिलता। तो इस चीज़ को लागू करने से पहले कि जी आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए हर काम के लिए, सबसे पहले उस सिस्टम को ठीक होना चाहिए जहाँ से एनओसी मिलता है, क्योंकि जिसकी ताल्लुकात ना हो, जो ऊपर से फ़ोन ना करा सके, वो बेचारा ईमेल करके वेट ही करता रहता है कि जी एनओसी कब मिलेगी। तो ये चीज़ें भी ठीक होने वाली हैं। बाकी ठीक है, आप बोर्ड को पता होना चाहिए, बोर्ड के पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मैं उस चीज़ से एग्री करती हूँ, पर एनओसी का फिर सिस्टम बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सिस्टम बेहतर होना चाहिए। मैं ज़रा डिस्क्लेमर एक दे दूं कि पेंशन का ताल्लुक उम्र से नहीं है, जब रिटायरमेंट हो जाती है तो पेंशन शुरू हो जाती है। हाँ नहीं, लड़कियों के उसमें अनफॉर्चुनेटली इन्होंने रखा ही नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बट दिस इज अ पॉलिसी वी शुड वर्क ऑन। आई थिंक बड़ा बात करें एनओसी की, एक और जिस चीज़ पे ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा जो एक इशू रहता है वो है कि अगर एक सस्पेक्ट बॉलर आपका, अगर वो उस्मान तारिक सपोज मैं बात करता हूँ, अगर वो सस्पेक्ट होता है बॉलिंग एक्शन पे, वो बॉलिंग एक्शन अपना क्लियर कर लेता है, ये बहुत बड़ा एक इशू रहा है हमारे यहाँ पर, अभी भी है। उसको कोई लीग अप्रोच करती है खेलने के लिए और आप उसका एनओसी जो उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट है आपका बॉलिंग सस्पेक्ट एक्शन का, उसको आप इशू नहीं करते हो डेट के ऊपर। एनओसी तो दूर की बात है, आप उसका डेट इशू भी नहीं करते हो कि वो क्लियर हो चुका हुआ है सस्पेक्ट एक्शन उसका, वो जाके कॉन्ट्रैक्ट उसका सफ़र करता है। किसी प्लेयर का, खाली उस्मान की बात नहीं कर रहा, जो भी प्लेयर आप सस्पेक्ट करते हो या जो बाहर जाके सस्पेक्ट होता है, वो इम्पैक्ट करता है उसके कैरियर को भी। तो इस पे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ पे, दूसरा बेशक आपकी जो लम्स के अंदर बनी हुई है, लैब बनी हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, पार्टनरशिप्स अपनी जगह हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर लेके आएँ। आपके प्लेयर को ट्रैवल करना पड़ता है लम्स में, जब वो लम्स में जाता है बहुत से ऐसे मामला हैं वहाँ पर जी आज ये चीज़ नहीं, आज वो चीज़ नहीं, और सफ़र करता है, 2-2 3-3 4-4 दिन का गैप बीच में आता है, ज़्यादा दिन का, महीने का भी गैप बीच में आ जाता है। उस चीज़ को कवर करने के लिए इट्स बेटर कि आप उसको हाई इन हाउस फैसिलिटी कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से हम सब में सबसे ज़्यादा आपकी सुनी जाएगी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस वक्त, तो आप ये मशवरा दे सकते हैं डायरेक्टली उनको। एक साहब वहाँ पे मौजूद हैं, तो आई एम श्योर की चीज़ें मैं आप तीनों को जानता हूँ। नहीं, आप उनको भी जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान के लिए शामिल करनी है। मोई शाह साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताएं। एक तो पाकिस्तान वॉलीबॉल में 13वीं पोजीशन पर उन्होंने टूर्नामेंट एंड किया, तो आई थिंक हम उस दिन भी बात करे थे एक्सपोजर के लिए, तो नहीं, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप ये बिल्कुल 13वीं पोजीशन कहाँ पे है? 13वीं पोजीशन वर्ल्ड में है। ये देखिएगा, वर्ल्ड के तकरीबन 250 कंट्रीज जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, और उसमें से आपको 13वें नंबर पे और जूनियर में, मतलब आपका फ्यूचर एक तरह दिखाते हैं कि फ्यूचर आपका कैसा है। तो वो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह पाकिस्तान को पोलैंड से हराया गया क्वार्टर फाइनल, हमने मैच देखा, और वो बड़ा ही एक, मैं कहता हूँ कि डिसअपॉइंटिंग था। ऐसी जो चेयर रेफरी है, चेयर एम्पायर है जो ऊपर बैठा होता है, उसने रियलाइज़ नहीं किया कि जो एक पॉइंट 16-16 पे फाइनल डिसाइसिव सेट में, उस 16-16 पे पॉइंट उनको दे दिया पोलैंड को, 17-16 हो गया। वो पॉइंट पाकिस्तान का था, पोलैंड का नहीं था। अगर वहाँ 17-16 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान हो जाता तो पाकिस्तान आज हो सकता है पोलैंड जाके फाइनल खेला है फ्रांस के खिलाफ। ये भी आप देखें, फ्रांस जीता है लेकिन पोलैंड फाइनल खेला है, क्वार्टर फाइनल जीता है, सेमीफाइनल जीता और पोलैंड जाके फाइनल खेला। हालांकि ये पाकिस्तान को फाइनल खेलना चाहिए था अगर वो बाइस्ड एम्पायरिंग नहीं, बाइस्ड एम्पायरिंग थी, या वो कि उसको उन्होंने चेयर एम्पायर ने रियलाइज़ नहीं किया, कोई ऐसी बात है, लेकिन बहुत ही गलत फैसला था वो, जिसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। लेकिन ये मैं समझता हूँ जी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान किसी वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड स्टेज पे गया है इन वॉलीबॉल, और उसमें 24 टीमों में से 13 पोजीशन ख़त्म होना बहुत ज़बरदस्त है। आखिर में उन्होंने यूएसए को भी हराया। यूएसए की भी आपको पता है कि वॉलीबॉल की टीम और बहुत बड़ा एक नाम है वॉलीबॉल का। इस सारी आउटस्टैंडिंग अपने अपने कॉन्टिनेंट की, अपनी अपनी इर्द गिर्द के इलाके की बेहतरीन ये टीम्स थी। यूरोपियन बेस्ट थी, एशियन बेस्ट थे, अमेरिकन बेस्ट थी, उनमें से 13 पोजीशन लेना बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छा ओमेन है फॉर पाकिस्तान वॉलीबॉल फ्यूचर।
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही लड़के जाके जब सीनियर लेवल पे जाएंगे, लीग्स खेलेंगे और एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो पाकिस्तान का वॉलीबॉल जो है अभी तकरीबन वर्ल्ड नंबर 36 अराउंड है पाकिस्तान इस वक्त जो सीनियर वॉलीबॉल में, और वो कम होता हुआ एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान ज़रूर ओलंपिक खेलेगा। ओलंपिक क्वालिफिकेशन मस्ट है और पाकिस्तान ने एक अपना चैलेंज और टारगेट रखा हुआ है कि 32 में ओलंपिक होगी, आज से के 7 years डाउन द लाइन, तो वो ज़रूर पाकिस्तान खेलेगा या उसके लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये एक चैलेंज है जी पाकिस्तान वॉलीबॉल को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। पहले हमने एशियन चैम्पियनशिप जीती अंडर 16 की, फिर हमने अंडर 19 की 13 फिनिश किया, वो कि हमें हाई हम जा सकते थे, विद इन 10 या 8 हम फिनिश कर सकते थे। लेकिन बस वही है कि अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि और एफर्ट की जाएगी, स्पॉन्सरशिप आएगी वॉलीबॉल के लिए, और जो कमी बेशी वॉलीबॉल में है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता प्लेयर को, बहुत कम मिलता है, उस पर काम किया जाए। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दें, पाकिस्तान ने 2 बड़े इवेंट सिक्योर किए हैं वेट लिफ्टिंग के, तो आई थिंक उसकी तरफ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए मजीद। अच्छा, ये देखें, एक होती है जो नॉर्मल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स होती है, वो फेडरेशन के अंडर आती है। अब ये जो बात कर रहे हैं शायद मास्टर्स की बात कर रहे हैं, मास्टर्स की बात, तो मास्टर्स इज अ डिफरेंट कैटेगरी, मास्टर्स फेडरेशन के शायद एम्बेट में नहीं आती, तो वो कौन सी है वो मुझे पूरी उस तफसील से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो भी देखें, इवेंट पाकिस्तान होता है और जिस तरह भी होता है, और अगर उसको गवर्नमेंट की या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की या रिस्पेक्टिव फेडरेशन की ऊपर से आशीर्वाद हासिल है, तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी अच्छी बात है। एक पॉजिटिव वे में जो होता है जी, यही प्लेयर पाकिस्तान आते हैं, ये वो दुनिया को जाके अपने अपने ममालिक में जाके बताते हैं कि ज़बरदस्त कंट्री है, सपोर्ट करने वाला, स्पोर्ट्स को बैक करने वाला, स्पोर्ट्स को इनकरेज करने वाला ये वो कंट्री है, और अच्छा इमेज लेके वापस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से कि आपकी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो फिर बड़ा इंप्रेस करती हैं दुनिया में, कि आपके मतलब अपने होम सर्कल के अंदर अगर वो इवेंट्स हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि बड़ा एक ओवरऑल तसलसल आपकी परफॉर्मेंसेस का जारी रहा, उसकी वजह से आपके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल बॉडीज़ का, और एक बड़ा अच्छा ओमन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब सना और अवैस तो दोनों तैयार बैठे, मेरे ख्याल से बड़े बेताब हैं जानने के लिए वो कौन सी स्पोर्ट में शिरकत कर सकते हैं। तो हमारे बड़े ही ज़बरदस्त एक पूरी रिसर्च टीम है स्पोर्ट्स 360 की, जो ये मज़ेदार चीज़ें आपके लिए लेकर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि आज हमने आपके लिए क्या एक स्पेशल चीज़ निकाली है। जी, तो ये हमारा सेगमेंट था फनी स्पोर्ट्स, और यहाँ पर आपने मुलाजा फरमाया, स्पोर्ट को कहते हैं फ्लग टैग, और यहाँ पर करना ये है कि आपने एक मुनफरिद अंदाज में अपना एक क्राफ्ट तैयार करना है, एक व्हीकल तैयार करनी है, जिसको आप किसी भी तरह से तैयार कर सकते हैं, किसी भी थीम के ऊपर तैयार कर सकते हैं, और उसको फिर जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो इस स्पोर्ट को जीतेगा। तो आप आइडिया तो ब्रेनस्टॉर्म कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। ये स्पोर्ट्स 360 का ही बैनर लगा दो, क्योंकि ये तो सारी स्पोर्ट्स माशाल्लाह कवर कर लेते हैं, तो बस उसी की थीम पे बननी चाहिए। बन सकता है, और यूटेंसिल्स भी मौजूद हैं, आप यहाँ से कोई भी यूटेंसिल लेकर तो क्राफ्ट तो बना ही लेंगे, आराम से बना सकते हैं इसमें तो। लेकिन एक अच्छी बात है यार, एटलीस्ट आप डिफरेंट स्पोर्ट्स को, मैंने कहा ना कि हम हाईलाइट करते हैं, ये भी एक स्पोर्टिंग चीज़ है, आपको पता है। इसके अलावा भी होते हैं वो जो क्लिफ के नीचे आ रहे होते हैं बंदे को उठा के, यहाँ तक मैं हैरान था, एक कंट्री के अंदर पता लगा कि अब जो गुल्ली डंडा है उसको भी वो प्रॉपर स्पोर्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, और आपको मजे की बात बताऊं कि ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ द वर्ल्ड यूनेस्को के अंडर ये रिकॉग्नाइज होता है। ये रिकॉग्नाइज होता है, मैं क्योंकि इसको नॉर्वे में देखा खेलते हुए, नॉर्वे जैसी कंट्री में, तो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा हमारी टीम को बहुत इसमें कांग्रेचुलेट करूंगी, बड़े मजे का सेगमेंट है ये, शायद सबसे शुरू में कर देना चाहिए ताकि हमारा मूड अच्छा हो जाए। लेकिन आप विजन चेक करें कि उसने नॉर्वे में अपनी अगली स्पोर्ट भी आइडेंटिफाई कर ली है। भाई मैंने नहीं, गुल्ली डंडा बता रहा हूं कि वो हो रहा है वहां यार, क्या मतलब भाई, जल्दी टीम लेके जाएंगे, जल्दी
ही लेकर जाएंगे। आई थिंक शानदार एक स्कोप है, बट आई थिंक हम सबको सीखना चाहिए इस विजन से। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, मोई शाह साहब आपका, और थैंक यू वेरी मच सना मीर। तो यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। उम्मीद करते हैं कि आपने जो है वो फ्लग टैग को ज़रूर एंजॉय किया होगा। आप अगर कोई खबर शामिल करना चाहते हैं या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट आपके पास है तो हमारे डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।